टॉपिक है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन। लेकिन सर रिफ्रैक्शन तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो रिफ्रैक्शन पढ़ते थे ना, देखना वो एकदम प्लेन सरफेस पे होता था, है ना। याद करो कि पहले ऐसा होता था कि एक ही हमारी स्लैब है, देखो इसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन है, ऊपर हवा है उसके लिए म्यू1, और नीचे डेंसर मीडियम में कोई ग्लास उसके लिए म्यू2। यहाँ से कोई ऐसी रे आती थी, यहाँ पे इंसिडेंट करती थी इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे इसने इंसिडेंट की। अब बताओ मैं कैसे निकालूंगा रिफ्लेक्टेड रे का पाथ। सबसे पहले किस पे ड्रा करूंगा, एक नॉर्मल। इसका ओरिजिनल पाथ था ऐसा, अगर ये डेंसर मीडियम है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा था थ्रू प्लेन सरफेस। लेकिन अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया ना तो बल्ले बल्ले। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल से आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि जो अब इसकी सरफेस होगी ना वो कर्व लिए हुए होगी। तो कर्व वाली सरफेस हम कैसे बनाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने वो देखा है कि पेपर वेट, पेपर वेट एक साइड फ्लैट होता है और एक साइड कैसा होता है, वो कर्व लिए होता है। तो वही है स्फेरिकल सरफेस। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले एक स्फीयर लिया, स्फीयर, ऐसा एक स्फीयर लिया। ये देखो ये स्फीयर है। इस स्फीयर को हम लोगों ने थोड़ा सा कट कर दिया, यहां से कट कर दिया और यहां से कट कर दिया, इधर कट कर दिया। ये जो बचा वाला पोर्शन है ना, यही क्या हो जाएगा हमारे लिए एक, क्योंकि इसकी एक सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है। तो देखो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब उसको ड्रॉ करता हूँ, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखो ये स्फेरिकल सरफेस, बाकी सब हमने कट कर दिया। ये इतना हिस्सा हम लोगों ने काट के रख लिया है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा पेपर वेट के जैसे। बाकी का पूरा हिस्सा ना हमने काट दिया था। एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे कट किया। कि ये जो हमारा था ना, इसमें हम लोगों ने यहां से ऐसा कट कर दिया, देखो एक ऐसा कट कर दिया, नीचे ऐसा कट लगा दिया, और इसको भी कट लगा दिया। देखो इतना हिस्सा इतना हिस्सा इतना हिस्सा गायब। तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है अब आप लोगों को, यही क्या है, हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो सारा रिफ्रैक्शन वगैरह हम लोग इसके ऊपर देखने वाले हैं। अब देखो क्योंकि एक स्पेरिकल बॉडी का पार्ट था, तो स्फीयर का एक क्या होगा, बीचों बीच, बीचों बीच क्या होगा इसका, सेंटर होगा। तो भैया सेंटर तो गायब नहीं होगा, हमने वो हिस्सा काट दिया, तो यहां कहीं पे ना सेंटर होगा, यहां कहीं पे सेंटर। और देखो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, इसको हम कहेंगे पोल। सेंटर और पोल के बीच कौन होगा, फोकस होगा। और इन तीनों को मिलाती हुई एक लाइन जाएगी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो वही पुरानी जैसी बातें हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, सी से पी की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, आर। एफ से पी के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। और एज ऑलवेज जो फोकल लेंथ होती है ये रेडियस की हमेशा हाफ होती है, इस चीज को याद रखना भैया। तो समझ गए ना कि कैसी है हमारी बॉडी। अब इसके थ्रू हम लोग ना रिफ्रैक्शन फिनोमेना पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ हमें एजम्पशंस याद रखने हैं। सबसे पहला एजम्पशन क्या था, मैंने बताया था, सबसे पहला एजम्पशन क्या बताया था, क्लास बताया था ना पहले, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज्ड, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज्ड। दूसरा क्या बताया था, एंगल्स आर वेरी 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 स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल है तो इससे हमें क्या फायदा होगा, कि मान लो अगर कोई एंगल है आई, या मान लो वो साइन आई कहीं पे लिखा हुआ है, तो साइन आई को आप क्या लिख सकते हो, आप सिंपली इसको आई लिख सकते हो। इसमें भी मन नहीं मानेगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, टेन आई लिख सकते हो। जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो हम उसको आई लिख सकते हैं, या साइन आई लिखो या टेन आई लिखो। छोटे मतलब कितने छोटे, 10 डिग्री से कम। जब भी 10 डिग्री से कम ना, कैलकुलेटर में देखेंगे हम लोग क्लास के बाद। लेकिन एंगल किस में रखना है, रेडियन में, क्योंकि साइन में कुछ भी वैल्यू पुट करो, कभी 9 8 आ सकता है क्या, नहीं। तो 8 डिग्री 9 डिग्री नहीं रखना है हमको, हमें क्या रखना है, रेडियन में उसको रखना है। मैं क्लास के बाद कन्वर्ट करके भी दिखा दूंगा। अभी मोटा मोटा बात क्या है, एंगल्स बहुत छोटे हैं, तो जहां आपकी मर्जी साइन आई लिखो, जहां मर्जी आई लिखो, जहां मर्जी उसको टेन आई लिख दो, एंगल बुरा नहीं मानेगा। ठीक है। और तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, कि ये जो हम लोगों ने बनाया ना, ये जो थोड़ा सा आपका ये रिफ्लेक्टिव पार्ट बनाया है, ये किस स्फीयर का पार्ट है, बहुत छोटे स्फीयर का पार्ट है, बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है। ये जो तीसरा अजम्पशन हमने लिया है ना, इसका फायदा हमको डेरिवेशन में देखने के लिए मिलेगा, कि ये कैसे स्फीयर का पार्ट है, एक
बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है, बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट। अगर ये बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट होगा ना तो आपको ये कर्वेचर इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा। बहुत बड़ा स्फीयर है ना, तो ऑलमोस्ट ना आपको ऐसा प्लेन जैसे दिखाई देगा ये। ठीक है, तो इसका फायदा हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो अब चलो पहले ना फॉर्मूला रट लेते हैं हम लोग। पहले फॉर्मूला रट लो कि अगर न्यूमेरिकल आ गया ना तो आप कुछ भी नहीं देखोगे, सीधा फॉर्मूला रखोगे और वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कोई सा भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, वो रखा तो होगा हवा में या पानी में, मतलब दो मीडियम होंगे हमेशा। बाहर में जो रेयर मीडियम है उसको हम कहते हैं म्यू 1, उसका जो म्यू है, और अंदर वाले इसका म्यू 2। उसके बाद देखो इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस है यहां कहीं पे ना ऑब्जेक्ट रखा होगा। मैंने शुरू में बताया था ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट साइज्ड, तो हमेशा सा पॉइंट बनेगा। अब यहाँ कहीं पे क्या होगा, उसका सेंटर होगा, यहाँ कहीं पे क्या होगा, फोकस होगा, यहाँ कहीं पे क्या होगा, पोल। वो आपसे ना अब इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि ऑब्जेक्ट ना हवा में रखा है, बताओ उसकी इमेज कहां बनेगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, यू। ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस को हम कहते हैं यू, और पोल से इमेज की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वी कहते हैं। अभी मान लो यहां पे बन रही है इमेज, मान लो यहां पे इमेज बन गई, तो पोल से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ना, इसे हम क्या कहेंगे, वी कहेंगे। अच्छा, सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ये सब चीज तो आपको पता ही है। अब देखो इसमें ना फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, फॉर्मूला। क्वेश्चन है ना यही बोलता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू दे देगा और बोलेगा ऑब्जेक्ट यहां रखा है, बताओ इमेज कहां बनेगी, यू वी आर के बीच में रिलेशन बनेगा। तो देखो मैं आपको फॉर्मूला याद करा रहा हूं। अब देखो ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये कॉन्केव नेचर की है या कॉन्वेक्स नेचर की है, कॉन्केव की कॉन्वेक्स है, अंदर धंसा हुआ रहता है तो कॉन्केव। शेर की केव देखियो ना, केव, केव कैसी रहती है, ऐसी रहती है ना, केव अंदर जाता है शेर। तो ये कॉन्केव दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है, कॉन्वेक्स। तो देखो इसमें ना ऐसा भी एक केस हो सकता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि सरफेस ना हमारी कॉन्केव है। ऐसा हम लोगों ने एक सरफेस बना लिया है, ये देखो ऐसा सरफेस, ये ऐसा सरफेस बना लिया है ये। अब ये वाली सरफेस कैसी हो जाएगी, कॉन्केव सरफेस। तो चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमारे पास फॉर्मूला एक जैसा बनेगा। देखो याद रखना, म्यू 2 माइनस म्यू 1 इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1। पहले फॉर्मूला याद करा रहा हूं, इतना याद हो गया, ये बहुत मुश्किल है नहीं। म्यू 2 माइनस म्यू 1 इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1। राइट साइड में पूरे के नीचे लगा देना आर। अब लेफ्ट साइड में ही थोड़ा सा खेल है। लेफ्ट साइड में आप लोग क्या करोगे, पूछोगे कि सर ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट, अगर मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम म्यू 1 और म्यू 2 दोनों में से कौन सा रेयर है, म्यू 1। तो इसके नीचे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, यू। तो बचा कौन अब, वी। अगर मैंने धोखे से कह दिया कि भैया ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पे, डेंस मीडियम में, तो इस बार फॉर्मूला कैसे लिखोगे, म्यू 2 माइनस म्यू 1 इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 इज इक्वल्स टू। अब देखो, अब मैंने बोला ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, डेंस मीडियम में। डेंस मीडियम का म्यू कौन सा है, म्यू 2। तो इसके नीचे लिख दो यू और इसके नीचे लिख दो बी। दुनिया का कोई भी केस हो, वो बोलेगा कॉन्केव मिरर है और उसमें इमेज जो बन रही है वर्चुअल बन रही है, हाँ सर, तब भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला। सिर्फ क्या पूछेंगे, ऑब्जेक्ट कहां रखा है। अगर मैं तुमको बोलूं फलाना मेरा फलाना सरफेस है और ढिकाना उसमें इमेज बन रही है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, तुम क्या पूछोगे सिर्फ, सर ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, क्योंकि दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। समझ रहे हो, तो फॉर्मूले दो ही हैं और फॉर्मूले बहुत इजी हैं। तो फॉर्मूले दो ही हैं और फॉर्मूले बहुत इजी है। तो क्या फॉर्मूले याद हो गए। अब मैं कोई सा भी क्वेश्चन दूं, मान लो कि मैंने ऐसी क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि हमारे पास ना एक ग्लास का स्फीयर है और ग्लास के स्फीयर के बाहर एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो है 5 सेंटीमीटर।
ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ पोल और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 5 सेंटीमीटर। बताओ फॉर्मूला क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? रेयरर मीडियम में। तो शुरुआत तो देखो हमें ऐसे ही करना है, म्यू2 माइनस म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, इधर पे आर। अब देखो क्वेश्चन में देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? पोल के 10 सेंटीमीटर आगे, मतलब यहां कहीं होगा। अगर वो यहां पे है तो कहां रखा हुआ है? डेंसर रेयरर मीडियम में। तो बताओ किसके नीचे लिखूं? यू म्यू1 के नीचे, क्योंकि ये कहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? रेयरर मीडियम में। अगर मैं बोल देता कि अंदर में कहीं रखा हुआ है तो आप ना इसके नीचे लिखते हो उसको। क्वेश्चन करेंगे अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद हो चुका होगा। म्यू2 माइनस म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। और इधर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से नीचे यू और वी को प्लेस करेंगे। ठीक है, चलो तो पहला केस लिखो इसमें। केस नंबर 1, केस नंबर 1, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसमें हम लोग केस देख रहे हैं, इसमें ए नंबर का केस है ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम। दुनिया का कोई भी केस बन जाए। अच्छा देखो ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में आपको पता है फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? हाँ, फॉर्मूला इसमें देखना यही आएगा, म्यू2 माइनस म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। फॉर्मूले में बताओ क्या आने वाला है इसका डेरिवेशन में? इसके नीचे क्या आएगा? v और इसके नीचे u, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? रेयर मीडियम में। अगर रेयर मीडियम में तो म्यू1 रेयर मीडियम होता है, उसके नीचे अपने आप u आ जाएगा, आप देखना। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन एक मैं कर रहा हूं, बाकी सारे केसेस का डेरिवेशन आप लोग करोगे। मैं सीक्वेंस बता दूंगा कि कैसे आप लोगों को रखना है। ठीक है, एक बार देख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, मैं सबसे पहले एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लेता हूं। ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसमें मैंने बना दिया एक्सिस। और अगर एक्सिस है, ये देखो ये एक स्फेरिकल सरफेस है, तो पक्का इसका एक सेंटर होगा, पक्का इसका एक फोकस होगा और पक्का इसका एक पोल होगा। और मैंने पहले ही बोल दिया ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? रेयर मीडियम में। ये बार है रेयर मीडियम और ये रहा अंदर डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे कहीं पे प्लेस कर दिया, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट साइज्ड है। अब इस ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलने वाली है? इनफाइनाइट। लेकिन हम कौन कौन सी रे लेंगे जो हमारे काम की होगी? तो पहली रे, जो भी रे परपेंडिकुलर सरफेस पे टकराएगी वो सीधे ही चले जाएगी। जो परपेंडिकुलर आती है ना, वो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, जैसी आती है वैसी चली जाती है, सीधी सीधी। पहली रे तो देखो यहां से चली गई, दूसरी और एक हाथ रे निकालें, दोनों रे जहां मिलेगी वहीं पे इमेज बन जाएगी, है ना। तो दूसरी रे देखो मैं ध्यान से कैसे निकाल रहा हूं। दूसरी रे यहां से गई, यहां पे टकराई। अगर यहां मीडियम चेंज नहीं होता ना, तो पता है ये रे ऐसे करके निकल जाती। मानते हो इस बात को? लेकिन देखो इस पॉइंट पे अब मीडियम चेंज हो रहा है, तो पक्का यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। इसका अब ओरिजिनल पाथ ओरिजिनल नहीं रहेगा, इधर या उधर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमें बनाना है रिफ्रैक्शन। क्या करें? सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल, किसी स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? बस सेंटर से उस पॉइंट तक की एक लाइन खींच दो। तो देखो सेंटर से उस पॉइंट तक की एक लाइन को मैं खींच देता हूं, यही इसके लिए क्या बन जाएगी? नॉर्मल। नॉर्मल है तो इसको मैं नीले कलर से बनाऊंगा, एन फॉर नॉर्मल, एन फॉर नीला। और यहीं पे लिख दूंगा, एन भी लिख दूंगा। ये देखो ये पॉइंट का नाम है एन। नॉर्मल क्या होता है? सेंटर से उस पॉइंट को जोड़ते हुए सीधा ले जाओ। अब देखो रिफ्रैक्शन का रूल याद करो कि जब भी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो पहले ये ऐसे जाने वाली थी, उसको दिखा नॉर्मल, अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो ये ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा भटक गई और नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। तो देखो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगी और यहां कहीं जाके ये टकराएगी। अब देखो ये दो रे यहां पे टकराई, तो यहां पे क्या बन गई? इमेज। कोई दिक्कत? इसमें ना आगे चल के एक और केस बनेगा कि सर अगर ये इतना ज्यादा बैंड ना हो कि हल्का सा ही बैंड हुई, तब तो ये उधर नहीं टकराएगी, है ना। देखो बैंड तो हुई लेकिन ज्यादा बैंड नहीं हुई सर,
कम बैंड हुई, देखो बैंड तो हो गई है, तब पता है जो ऑब्जर्वर होगा उसको ये वाली रे आती दिखाई देगी और ये वाली भी रे आती दिखाई देगी। जब वो उसको ट्रेस बैक करेगा तो ये दोनों रे उसको ना यहां कहीं से आती हुई दिखाई देगी। क्या रेज एक्चुअल में मीट करें? नहीं, तो उसको ना एक वर्चुअल इमेज दिखेगी। अभी कौन सी इमेज बन रही है? रियल। तो वो भी एक केस है, बाद में उसको देखेंगे हम लोग। तो अभी तो रियल इमेज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे डेरिवेशन करना है, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था। तो इसमें आपको क्या करना है, एक आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट, एक दिख रहा है इमेज और एक दिख रहा है सेंटर। तो आपको ना 3 एंगल यहाँ पे ले लेना है, अल्फा बीटा और मामा। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लेंगे? अल्फा। इमेज के साथ हमेशा क्या लेंगे? बीटा। और सेंटर के साथ हमेशा कौन आएंगे? हमारे मामा। इस सीक्वेंस को याद रखना है। इसको याद रखने से क्या है, अब आप कोई सा भी केस बनाओगे, जब कॉन्केव मिरर के लिए वर्चुअल इमेज बनाओगे तो भी आपको सेम लगाना है, कॉन्वेक्स के लिए वर्चुअल इमेज बनाओगे तो भी सेम, हमेशा सेम यही चीज फॉलो करना। ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा और सेंटर के साथ गामा। क्या इतना हो गया? पक्का? अब एक छोटू सा लास्ट में काम और, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्राइंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो कहीं पे हमको दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे स्मार्टली क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो एन दिख रहा है ना, वहां से देखो एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? एम। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो जो वहां पे मैं बोल रहा था कि जो कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा है, उससे क्या होगा, पी और एम पॉइंट कैसे हो जाएंगे? एकदम क्लोज हो जाएंगे। कर्वेचर क्योंकि बहुत ज्यादा है। आप देखो ना खुद कि अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, अगर एक मैंने बड़ा सा सर्कल बनाया, ये देखो। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर मैं कोई एक परपेंडिकुलर से ड्रॉप करता हूं ये, अब इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में बताओ ये डिस्टेंस बहुत कम है ना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? एकदम क्लोज। इसलिए मैंने बोला था कि ये जो पार्ट है ना, एक बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है, ताकि ये कर्वेचर आपको बिल्कुल कम दिखाई दे। वही सोचो अगर छोटू सा स्फीयर होता हमारा, तब आप ऐसे ड्रॉ करते। सेंटर के केस में इसमें और इसमें बहुत अंतर है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आखिरी में एजम्पशन हम लोग लेंगे कि कर्वेचर बहुत ज्यादा है, तो पी और एम ना एकदम क्लोज क्लोज है। ठीक है, क्योंकि सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? पोल से मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। पक्का कोई डाउट नहीं? तो चलो अब हम लोग लगाएंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट। बताओ कहां पे लगाएंगे? एट पॉइंट। बताओ किस पॉइंट पे आपको रिफ्रैक्शन होते दिख रहा है? किस पॉइंट पे एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे? किस पॉइंट पे? एन। तो एन पे लगाओगे, ये देखो पॉइंट एन पे। अब देखो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे? आई। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तो हमने ऐसी बाद में बनाया था। ये देखो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे? आर कहेंगे। ये इंसिडेंट रे नीले वाले के साथ जो एंगल बनाएगी वो इंसिडेंट, और ये रिफ्रैक्टेड रे नीले वाले के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नींद आ रही है? तो चलो पॉइंट एन के ऊपर हम लोग लगाएंगे स्नेल्स लॉ। आखिरी में पीयूष जी आप बताइए, स्नेल्स लॉ लगाइए पॉइंट एन के ऊपर। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? आप बताओ बाजू में। हाँ बिल्कुल सही। देखो इधर देख लो, अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उस पॉइंट के एक तरफ देखो एंगल दिखेगा आपको एक, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उस पॉइंट के दूसरी तरफ देखो, वहां भी एक एंगल दिखेगा और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक तरफ का ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी तरफ का एंगल साइन के साथ इज इक्वल्स टू दूसरे तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे तरफ का एंगल साइन के साथ। ये हो गया स्नेल्स लॉ। म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। यहां तक की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। समस्या अब आएगी। अब देखो
हम लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, अगर मान लो ये एक ऐसा ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल है अगर अल्फा और ये वाला एंगल है अगर बीटा, तो देखो किसी भी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल्स का सम तीसरे एंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो ये वाला भी पता है अल्फा प्लस बीटा होगा। अंदर वाले दो एंगल तीसरे वाले के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे चलो इसको आगे लिखते हैं, म्यू1 साइन आई, सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई। सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल तो मैं इसको लिख सकता हूं म्यू1 आई इज इक्वल्स टू म्यू2 आर। क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल साइन आई इज इक्वल्स टू आई एंड साइन आर इज इक्वल्स टू आर। अब देखो यहां पे आई, प्लीज यहां पे देखो, थोड़ी देर लिखने का भरपूर समय मिलेगा आप लोगों को। यहां पे देखो ये वाला ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल, ये और ये, इस ट्राइंगल में देखो आपको इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं और एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, अल्फा और गामा, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, आई। एक चीज तो आप जानते हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ थर्ड एंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। दिख रहा है ना आप लोगों को कि भैया ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये अंदर वाले दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये वाला एंगल नीले के साथ बना था इसलिए नीला वाला मैंने यहां पे लिया है। तो आई की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा, अल्फा प्लस गामा। इसको मैं लिख लेता हूं आई की जगह पे अल्फा प्लस गामा, म्यू1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू म्यू2। अच्छा आप लोग बताने की कोशिश करो आर किसके इक्वल होगा, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाले ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, आर और बीटा, और एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है कोई सा, गामा। तो आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, देखो इन दोनों का एडिशन गामा के बराबर है। आर निकालना है तो बीटा को दूसरी साइड भेज दो, तो गामा माइनस बीटा। यहां पे लिख देता हूं मैं कि आर जो होगा ना ये होगा किसके इक्वल, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। तो आर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। यहां से तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो ये लिख दिया हमने, सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो हम अल्फा को अब क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा लिख सकते हैं या टेन अल्फा, हमारी मर्जी ना, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल तो हम इसको लिख लेंगे क्या, टेन अल्फा, इसको लिख लेंगे टेन गामा, और इसको लिख लेंगे टेन गामा, और ये टेन बीटा। एंगल बहुत छोटे होते हैं तो बुरा नहीं मानते, उसको साइन के साथ लिखो या टेन के साथ लिखो। अब देखो यहां से ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था ना, इसलिए टेन को हमने लिया है वहां पे। अब बताओ यहां से टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो गया या नहीं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं म्यू1 परपेंडिकुलर कितना है इसका, एम एन, अपॉन बेस कितना है ओ से लेके एम, प्लस टेन गामा, ये गामा निकालना है। तो ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें क्या लिख लेंगे, एम एन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम सी इज इक्वल्स टू म्यू2 टेन गामा अगेन एम एन अपॉन एम सी माइनस टेन बीटा कितना हो जाएगा, एम एन अपॉन एम आई। तो जो अगला स्टेप क्या होगा मेरा, सबके में ऊपर में क्या दिख रहा है, एम एन से एम एन को उड़ा देंगे, दोनों साइड से एम एन को कॉमन लेके। और एक और चीज लिखूंगा कि सिंस एम एंड पी आर वेरी क्लोज, एक बार लिख ही लेता हूं पूरा, म्यू1 1 बाई ओ एम प्लस 1 बाई एम सी इज इक्वल्स टू म्यू2 1 बाई एम सी माइनस 1 बाई एम आई। सिंस एम एंड पी आर वेरी क्लोज, ओ एम को हम ओपी भी लिख सकते हैं।
लेकिन पी हम जबरदस्ती ला क्यों रहे हैं, क्योंकि सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, पोल से, इसलिए एम की जगह पे ना पी लिख देंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे, ओपी प्लस पीसी इज इक्वल्स टू म्यू टू 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पी आई। फिर वो हम लोगों ने शुरू में लिखा था कि सारे डिस्टेंस हम कसम कसम खाते कहां से मेजर करेंगे, पोल से। कोई भी बच्चा बोलेगा ना सर रेडियस तो ये होगी सर, आप रेडियस इसको क्यों बोल रहे हैं, इसलिए हमने क्या कहते सीधा पी लिख दिया। क्या यहां तक की समझ में आ गया, पक्का? अब देखो यहाँ पे, अब हमको वैल्यूज पुट करना है। पोल से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ओपी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पी, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, यू या माइनस यू? ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। हमेशा ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस क्या रहती है, डायरेक्शन पॉजिटिव, क्योंकि सारी रेज ऑब्जेक्ट से तो निकल रही हैं, ये वाली डायरेक्शन ना पॉजिटिव है। लेकिन तुम डिस्टेंस कहां से मेजर करते हो, पोल से, तुम तो उल्टा आके मेजर कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस यू, क्योंकि तुम उल्टा आके मेजर कर रहे हो। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा माइनस यू। उसके बाद देखो पी से सी की डिस्टेंस, पी से सी की डिस्टेंस, ये तो तुम उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो प्लस आर, इसकी जगह पे भी प्लस आर। और पी आई, पी से लेके आई की तरफ जा रहे हो तो प्लस वी या माइनस वी, प्लस वी, क्योंकि इन द सेम डायरेक्शन जा रहे हो। उसको वैल्यू को पुट करो और देखो जरा आंसर क्या आता है। चलो शुरू करो यहां से, पहले तो डायग्राम बनाना है आप लोगों को। डायग्राम मेरे साथ साथ बनाओगे या बना लोगे? चलो मैं डायग्राम एक बार ना बना देता हूं आप लोगों के लिए, फिर इसको बनाना। सबसे पहले एक ऐसा, एक ऐसा, पहले तो इतना बनाइए। फर्स्ट, और जो लोग खुद से बना सकते हो खुद से बनाओ, मैं धीरे धीरे यहां बना रहा हूं। कितना बन गया? अब इमेज बनाने के लिए मुझे कितनी रेज चाहिए, दो। दो दो में भी काम चल जाएगा, वो तो 3 4 5 से भी बना सकते हो, मिनिमम दो चाहिए। एक रे हमने निकाली सीधा, ये परपेंडिकुलर गई इसके ऊपर सीधी निकल गई है, ये तो हमारी पहली रे हो गई। अब जो दूसरी रे निकली वो जाके यहां पे स्ट्राइक करी, थोड़ा ऊपर में ऐसा स्ट्राइक करवाना, और इसको डैश डैश लाइन से दिखा देना स्केल से आगे बढ़ा के कि ये तो ऐसे जाने वाली थी। अफसोस ये हो ना सका, और क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन के लिए नया पाथ बनाना है, नया पाथ बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। और किसी भी स्फीयर पे रेडियस जो होती है ना वो नॉर्मल होती है, तो हम लोग नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल नीले कलर से बनाएंगे, ये देखो ये बन गया नॉर्मल, ये बन गया नॉर्मल। और क्योंकि ये नॉर्मल है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एन, इस पॉइंट को मैंने एन नाम दे दिया। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं आई। अब ये अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो जाएगी, और ये इतना टिल्ट हुई कि ये जाके यहाँ पे टकरा गई, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इमेज। ये देखो दोनों रेज जहां मिलेगी वहां पे इमेज मिलेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ है एंगल अल्फा, इमेज के साथ है एंगल बीटा, और सेंटर के साथ आ गए मामा। हमेशा ये पैटर्न फॉलो करना, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा, सेंटर के साथ गामा।
और लास्ट में ड्रॉ करेंगे हम लोग एक नॉर्मल। ये देखो नॉर्मल, इस पॉइंट को नाम दे दिया एम। बन गया सबका डायग्राम? ठीक है, चलो लिखिए। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एन। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एन। फिर बिना बोर्ड की तरफ देखिए, खुद से अप्लाई करना। जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, वहां देखो एंगल आई बन रहा होगा, तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। उसके बाद एक लाइन लिख देना, सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो मैं साइन आई को आई लिख सकता हूं और साइन आर को आर लिख सकता हूं। ये देखो पिंक कलर से नीचे लिख दिया, सीन्स एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अच्छा, आप लोगों में से किसी को ये है क्या प्रॉब्लम, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं? तो ऐसा बोलते हैं, फॉर्मूला याद करने की एक ट्रिक होती है, जैसे आप राइट हैंडी हो ना, तो लेफ्ट हैंड से उस फॉर्मूले को लिख दो 3-4 बार। जैसा भी लिखा है वो एग्जाम में थोड़ी ना लिख रहे हो, वो हमारे दिमाग में परमानेंटली फीड हो जाता है, अलग ही फोकस होता है उसको लिखने में। दूसरा एक तरीका है, उसके ऊपर भर भर के न्यूमेरिकल बना लो, 10-15-20 न्यूमेरिकल बना लो, फॉर्मूला एकदम नींद में भी उठा के पूछेंगे तो याद आ जाएगा। हाँ, नहीं, आप बताएं, जैसे एमटीजी की बुक है प्रीवियस ईयर्स वाली, उसमें उठाओ कोई भी टॉपिक, उसके ऊपर आपको 8-10 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। जिसके ऊपर, जिस टॉपिक में फॉर्मूला है तो आपके ऊपर उसके ऊपर न्यूमेरिकल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जिस टॉपिक में फॉर्मूला नहीं, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाया करो अच्छे से। पीवाईक्यू अच्छे से भर भर के बना लिए ना, 70 में से 50 नंबर मिनिमम है, कि जो आना है फिर वैसे ही टाइप का कुछ आना है। मिनिमम 50 बता रहा हूँ, मिनिमम। चलो, उसके बाद क्या लिखेंगे, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। उसके बाद वहां से देख लो कि एक कॉन्सेप्ट हमको पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ थर्ड एंगल। मैं फिर से बोल रहा हूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ interior angles of a triangle is equal to the exterior angle of third angle। तीसरे एंगल के बाहर वाला जो एंगल है ना, रिपीट करो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ थर्ड एंगल। तो वहां से आई की जगह पे हमने लिखा अल्फा प्लस गामा, और इधर पे लिखा है इसकी जगह पे गामा माइनस बीटा। किसी को समस्या हो कि कैसे हुआ तो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को दिक्कत? नहीं, तो फटाफट लिखो इसको। इसके बाद तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। लास्ट में आपको वैल्यूज पुट करना है, ओपी की जगह पे, पीसी की जगह पे, पीआई की जगह पे, और देखो उस फॉर्मूले तक पहुंचो, क्या पहुंच सकते हो। हो गया?
रिजल्ट आ गया वही वाला। म्यू 2 और ये म्यू 1 है ना। ठीक है। अब ना एक इसमें दूसरा केस ट्राई करो कि ऑब्जेक्ट को ना हमने डेंसर मीडियम के अंदर रखा है, डेंस मीडियम के अंदर। ऐसे बनाना, यूनिफॉर्मिटी रहेगी कि देखो ऐसे कि ये अब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मैं दोनों साइड से बना के दिखा रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, सेंटर। ये क्या हो जाएगा, फोकस। ये क्या हो जाएगा, पोल। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, डेंस मीडियम के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पे अंदर में कहीं ये देखो, ये यहाँ पे ऐसा दिखा देना कि ये ऑब्जेक्ट। ठीक, कोशिश करो इसमें डायग्राम बनाने की। कहीं फंस रहे हो पीयूष। हाँ देखो, एक गड़बड़ लिखे हो। यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। यू आप कैसे मेजर कर रहे हो, पोल से इधर जाके मेजर कर रहे हो। हाँ तो वो निगेटिव होगा, तो उसको लिखो -u। के बाद पी से सी मेजर कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस हम पी से ही मेजर करते हैं। पी से सी जाओगे तो ऐसा जाओगे, और वही डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो आर तो हाँ पॉजिटिव रहेगा, तो सही है। तो यहाँ पे माइनस क्यों लिख दियो, बीच में माइनस कहाँ से आ गया है। प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है। नहीं, पहला वाला हमारा ओपी था ना, ओपी, तो इस जगह पे -u लिखे। फिर प्लस 1/पीसी था, पीसी तो पॉजिटिव ही है, तो ये नेगेटिव कैसे आ गया। मोबाइल इसलिए अंदर, नहीं बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन है वो। हाँ वो वही वाला रिजल्ट तक के पहुंचो ना, एक साइड आर वाला टर्म एक साइड ले जाओ। चलो भाई, म्यू 1, म्यू 1 1/-u प्लस 1/r इज इक्वल्स टू म्यू 2 1/r -1/v। सही लिखा क्या मैंने, देख लो। हाँ, इसको देखो लिख सकते हैं -μ1/u प्लस μ1/r इज इक्वल्स टू μ2/r -μ2/v। अंदर ले गया म्यू 1 और म्यू 2 को। अब देखो आर वाला टर्म उधर ले जाऊंगा तो निगेटिव हो जाएगा, और इस टर्म को इधर लाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल्स टू μ2/r -μ1/r। थोड़ा सा बस रीअरेंज करना है, देखो ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, μ2/v -μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 -μ1/r। यही तो हमें चाहिए था। तुम देख लो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, रेयर मीडियम में। तो देखो म्यू 1 के नीचे अपने आप यू आ गया। आप लोग भी वो वाला ट्राई करो जिसमें ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है। हाँ, इसमें अगला केस है कि ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में रखा है। इसको फिनिश करो जल्दी। तो ये फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट रखा हो रेयर मीडियम में। अच्छा,
किसके लिए एप्लीकेबल होगा ये, कौन से वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, कॉन्केव के लिए या कॉन्वेक्स के लिए? मैंने बताया ना, हमको तो सिर्फ किस चीज से मतलब है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस फिर कोई सी भी हो, तो ये दोनों के लिए वैलिड है, कॉन्केव सरफेस के लिए भी, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। अच्छा, ये कब एप्लीकेबल होगा, जब रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज? हमें तो मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ किस चीज से मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, हमारा लक्ष्य कहाँ पे है, दैट्स इट। तो बताओ, रियल इमेज के लिए कि वर्चुअल इमेज के लिए? दोनों के लिए। कॉन्केव के लिए कि कॉन्वेक्स के लिए? दोनों के लिए। ऑब्जेक्ट रेयर में है कि डेंसर में, किसके लिए है ये? ऑब्जेक्ट रेयर के लिए है। ये वाला, हाँ ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके लिए, ऑब्जेक्ट रेयर में रखा हुआ है, तभी तो म्यू1 के नीचे यू आया है। हो गया ना? चलो, नहीं पुराना वाला तो हो गया ना, ये वाला बना। इसमें भी रियल इमेज बनाना। कहाँ फंस रहे हो? हाँ तो सही तो बना है। गामा सेंटर के साथ, हाँ पूरा सही है। कॉन्वेक्स ले लो, कॉन्केव का भी बना लेंगे फिर हम लोग तीसरा केस। आधे लोग बना चुके हैं ना इसको, इसलिए अब कॉन्केव लेके बना लो, आंसर आ जाएगा। देखो भैया, हमें दो रेज चाहिए ताकि हमें इमेज मिले। पहली रे निकली यहां से, ये सीधा परपेंडिकुलर टकराई इस सरफेस से, तो परपेंडिकुलरली बाहर चले गई। दूसरी वाली रे निकली इस डायरेक्शन में, वो यहां से यहां गई। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो देखो डॉटेड लाइन है ना, वैसे वो निकल जाती है। अब देखो, ये अंदर में डेंस मीडियम है म्यू2, और बाहर में है म्यू1। अब उसका हमें नया पाथ बनाना है, तो पहले क्या बनाना होगा, नॉर्मल। तो चलो एक नॉर्मल बनाया जाए। नॉर्मल हम बनाएंगे सेंटर से इस पॉइंट को चीरते हुए बना दो, ये देखो ये है नॉर्मल, ये है हमारा नॉर्मल। अब देखो पुराना पाथ है ये डैश डैश वाला, अब जा रही है डेंस से रेयर में, तो ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हो जाता टूवर्ड्स, अब ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इतनी अवे हुई, इतनी अवे हुई कि जाके भिड़ गई। तो जहां पे ये दो रेज मिली, वहां पे क्या मिल गई हमें, इमेज। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल को क्या कहेंगे, अल्फा। इमेज के साथ एंगल बीटा। सेंटर के साथ एंगल गामा। आखिर में क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल। यहाँ पे नाम लिख देता हूं एम। फिर वही घिसी पिटी कहानी जो पिछली बार हुई थी, फिर से लगाओगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एन। इस बार पीयूष जी बताएंगे, लेकिन पीयूष जी, आ, देखो नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे है, इसने जो एंगल बनाई ये क्या हो जाएगा, आई। अब ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाई उसे हम क्या कहेंगे, आर। अब इस पॉइंट पे जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, आपको लगाना है स्नेल्स लॉ। लगाइए, कैसे लगाएंगे, रे यहां से आ रही है, यहाँ पे म्यू कितना दिख रहा है, म्यू2, तो शुरुआत की म्यू2 से। इस पॉइंट पे इस तरफ जहां म्यू2 है, वहां एंगल कौन सा है, आई। तो ये हो जाएगा साइन आई इज इक्वल्स टू, अब तो देखने की भी जरूरत नहीं है, इधर म्यू2 था तो इधर म्यू1 होगा, इधर आई था तो इधर आर होगा। आई और आर की वैल्यू बता दीजिए।
हाँ, गामा माइनस अल्फा। और आर की वैल्यू, हाँ भैया नीले के साथ उसने बनाया है तो इधर भी नीले के साथ एंगल देखना है। मैं आप लोगों को ट्रायंगल दिखा दूंगा। एक ट्रायंगल है ये, इसमें देखो आई और अल्फा आपको इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं और एक्सटीरियर कौन सा दिख रहा है, गामा। तो इंटीरियर है तो आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, गामा। तो आई क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। अब देखो ये आर जो एंगल बना है ना, ये नीले वाले से बना है, इधर नीले वाले में कौन बना रहा है, ये। हाँ, तो अब ये वाला ट्रायंगल देखते हैं। दिख गया कि और बनाऊं इसको, आप लोगों को ये नहीं बनाना है ना। और अब देखा, आर देखो एक्सटर्नल एंगल है और गामा और बीटा इंटरनल एंगल है। यहां से मैं लिख सकता हूं आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। तो यहां से हमको मिल गया आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। और यहां पे मुझको दिख गया कि आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। हो गया, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। आई और आर की वैल्यू चाहिए थी, वहां पे पुट करूंगा। उसके बाद उसको मैं टेन लिख सकता हूँ, टेन है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके लिख के काम खत्म हो जाएगा। किसको, ये वाला पॉइंट, ये तो सी है ना, सेंटर सी तो नॉर्मल जाता है। आ गया रिजल्ट, फाइनल आंसर आया, क्या आया। नहीं आएगा तो म्यू टू माइनस म्यू वन ही। नहीं तो अब इसको इधर उधर शिफ्ट करना, अच्छा यहाँ पे किया, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, देखो चेक करके कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। अच्छा, अब इस बार कहानी नहीं लिखता, मैं सीधा सीधा लिख दूंगा, वो सब नहीं लिखता, सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, है ना, आप लोगों को पता है। म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर। यहाँ पे लिख दूंगा, म्यू टू आई की जगह पे लिखूंगा गामा माइनस बीटा, सॉरी गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन गामा प्लस बीटा। तो म्यू टू टेन गामा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन टेन गामा प्लस टेन बीटा। म्यू टू टेन गामा, गामा इज इक्वल टू एम एन अपॉन, ये पॉइंट सी है, एम एन अपॉन सी एम, माइनस अल्फा क्या लिखूं,
एम एन अपॉन ओ एम इज इक्वल टू म्यू वन, टेन गामा एम एन अपॉन सी एम प्लस बीटा, बीटा क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन एम आई, एम एन अपॉन एम आई, पूरा एम एन खत्म। अब मैं एम की जगह सीधा पी लिख देता हूं, आपको तो पता ही है एम और पी क्लोज हैं, तो एम एन से एम एन को चीर दिया और यहाँ पे लिख दिया म्यू टू वन बाई सी पी माइनस वन बाई ओ पी इज इक्वल टू म्यू वन बाई सी पी प्लस वन बाई पी आई। अब आया? नहीं, एक्चुअल आंसर जो बोल रहा था वो आया, इधर भी म्यू टू माइनस म्यू वन, उधर भी म्यू टू माइनस म्यू वन, है ना। और मान लो एग्जाम में नहीं भी आया, तुम्हें फॉर्मूला तो याद है, आंसर क्या आएगा तुम्हारा, सही आ जाएगा। मान लो एग्जाम में डेरिवेशन करते समय नहीं आया आंसर सही, तो भी आंसर तो पता है ना, क्या है, उसको अभी वही लिख दिए जो सही आंसर है, समय बचा ना आखिरी में, तो उसके ऊपर आके उसको करेक्ट कर दी कि कहाँ पे गड़बड़ थी, पर फिलहाल तो समय बचाना है हमको। पीयूष जी, सीपी को मैं क्या लिखूं? सेंटर से पोल की डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर से पोल? हाँ, रेडियस होती है। यहाँ पे पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? क्यों पॉजिटिव, तुक्का मारे ना। नहीं, हमेशा ना हम पी से ही जाते हैं कहीं पे भी। देखो, यहाँ पे रखा हुआ है, सबसे पहले ना डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव वो ढूंढा करो। ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट, और आपको पोल दिख रहा है, पोल। तो ऑब्जेक्ट से पोल की जो डायरेक्शन होती है ना, ये डायरेक्शन होती है क्या, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट से पोल की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव। अब देखो, तुम्हें मैं बोल रहा हूं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, लेकिन तुम मेजर कहां से करोगे, हमेशा पोल से। तो जब तुम पोल से सी की तरफ आओगे तो देखो उल्टा आ रहे हो। मैं भले तुम्हें सीपी बोलूं, लेकिन तुम क्या उसको पढ़ोगे पीसी, पी से सी की तरफ जाओगे, हमेशा पी से ही शुरुआत करनी है। तो तुम देखो उल्टा जा रहे हो सेंटर की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस आर। उसके बाद, लेकिन पीयूष जी बताओ, ओपी क्या हो जाएगा, ओपी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्यों नेगेटिव? क्योंकि नापूंगा तो मैं पोल से ही, पी से ओ की तरफ जाऊंगा, भाई उल्टा है ये भी नेगेटिव। अच्छा, पी आई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि देखो पी से ही जाऊंगा मैं, कहीं भी जाऊंगा तो इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, वही डायरेक्शन पॉजिटिव। खत्म, रे ऑप्टिक्स खत्म। तो वैल्यूज पुट करो और निकालो वही वाला फॉर्मूला। वैष्णव भी आ रहे हैं, कहाँ फंस रहे हो, दिखाओ कहाँ फंस गए। हाँ, ये माइनस आर था, ये माइनस यू था, तो ये प्लस हो गया वन, ये वन बाई आर था, और उधर प्लस है ना, ये वन बाई वी था। ठीक है, तो ये म्यू टू, हाँ इसको ओपन करो ना, फिर देखते हैं, ओपन करो पहले पूरा, ओपन करो। हाँ, पी से सी, आप बताओ क्या आना चाहिए। नहीं, हाँ डायरेक्शन हमारे लिए ये पॉजिटिव है, तो ये होना चाहिए नेगेटिव। इसलिए ना यहाँ पे लिख लिया करो, ओ से पी की डायरेक्शन पॉजिटिव, इस डायरेक्शन यहाँ पे ना लिख लिया करो, देखो मैंने वहां लिखा है ना वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे बना लिया करो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। आ गया आंसर, मीटू माइनस, नहीं एक्चुअल में आया है कि लिखा लिख दो रटा, एक्चुअल में है ना, ठीक है।
मैं यहां लिख देता हूं म्यू2 1/-r माइनस इज इक्वल्स टू म्यू1 1/-r प्लस 1/b। देखो यहां पे लिख दिया मैंने, क्या इतना सब लोगों ने लिख लिया? आगे अब बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा है। देखो म्यू2/r, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या लिख दूं? म्यू2/r। लेकिन यहाँ पे तो देखो ये माइनस के साथ में माइनस म्यू1/r पहले से है, तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ना एक साथ, म्यू2 माइनस म्यू1/r और इज इक्वल्स टू, इस साइड देखो म्यू2 के साथ में u है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो म्यू2/u, और यहाँ पे देखो म्यू1 के साथ में इधर पे v है और उधर जाके क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव। इधर देखो ना पॉजिटिव है, म्यू1/v पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो म्यू1/v। सेम आंसर आया, देखो म्यू2 माइनस म्यू1, उधर भी म्यू2 माइनस म्यू1, इधर पे r। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? डेंसर मीडियम में, तो उसके नीचे u आ गया है। कहीं कुछ फंस रहे हो प्लस माइनस में? हाँ मैंने तो सब बताया कि क्या इसमें कहाँ दिक्कत है, बताओ। सर अगर पता है कि आने वाला है तो लास्ट के स्टेप में नहीं, पर जब न्यूमेरिकल बनाओगे तब तो नहीं पता होगा ना कुछ भी, इसलिए टफ चीज तो है नहीं। क्या गलत कर दिए थे? साइन में माइनस और तो घर जाके 2 बार ना इस डेरिवेशन को कर लेना, इससे फॉर्मूला भी याद होगा। और चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा आप लेफ्टी हो गया। खैर फॉर्मूला तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार, 4 साल के बच्चे को बताओगे तो वो भी बोलने लगेगा म्यू2 माइनस म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1। इधर में आर और उधर में यू और वी को देखना है। ऑब्जेक्ट अगर रेयर में है तो म्यू1 के नीचे रखो, टेंसर में है तो म्यू2 के नीचे रखो। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं फिर अपन घर जाएंगे। चलो क्वेश्चन लिखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स in air falls on a convex spherical glass। मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? एयर में। बोला ना लाइट इन एयर, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास, ब्रैकेट में लिखना म्यू इज इक्वल टू 1.5 कॉमा, ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, म्यू इज इक्वल टू 1.5 कॉमा, रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, radius is equals to 20 centimeter, bracket close, full stop। The distance of light source from glass, the distance of light source from glass is 100 centimeter, is 100 centimeter, full stop। At what position is the image formed? At what position is the image formed? क्या पूछ रहा है? V पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट की लोकेशन तो आपको दे रखा है, 100 सेंटीमीटर दूर है ग्लास से, रेडियस भी दे रखा है, म्यू दे रखा है 1.5, और हवा है तो हवा का म्यू कितना होता है? 1 होता है। तो पहली बात तो बता दो फॉर्मूला क्या लगाएंगे?
मुझे तो सिर्फ इतना आता है, म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। कृष्ण जी आप बताओ कि फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, एयर में। बताओ यू किसके नीचे आएगा, म्यू वन के नीचे, क्योंकि एयर है, रेयर है तो म्यू वन बोलते हैं उसको, ग्लास है वो डेंसर है तो म्यू टू। तो इसके नीचे आ जाएगा यू और इसके नीचे आ जाएगा वी। तो भाई फॉर्मूला तो मैं ये वाला लगाऊंगा। क्वेश्चन में ना दे रखा है म्यू इज इक्वल्स टू 1.5। ये म्यू वन है कि म्यू टू है, म्यू टू है। एक तो एयर बोल दिया है उसने ऑलरेडी, तो भैया ये म्यू टू है। और एक एयर है, तो भैया म्यू वन इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे हम लोग, वन, बिकॉज ये दे रखा है एयर है। एयर बोल दिया मतलब उसका म्यू म्यू वन। एयर का म्यू वन लेना है, ग्लास का म्यू टू लेना है, बात खत्म। इसके बाद इसने आर की वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर और यू की वैल्यू दे रखा है 100 सेंटीमीटर। और इसने पूछा है वी क्या होगा। सब लोग अपना अपना बनाना, ठीक है। सोचो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, फ्री के मार्क्स हैं। 32.8 सेंटीमीटर, एक आंसर आया है 32.8 सेंटीमीटर। और इधर उधर नहीं देखना है, अपनी कॉपी में देखना है, हो सकता है गलत हो आंसर। हाँ अपनी अपनी कॉपी में देखो। फॉर्मूला भी लिखा है, वैल्यूज भी रख दी हैं, बचा ही क्या। और किसी का आंसर। पाटीदार जी एक बार और चेक करो उसको, आंसर को। और किसी का आंसर आया। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, फॉर्मूला भी है वैल्यूज भी है। दिखाओ सॉल्यूशन। अच्छा एक, मैंने ना जानबूझ के एक गलती की है जो गिवन डेटा है उसमें, और अपनी गलती को बाद में सुधारने के लिए मैंने स्पेस भी छोड़ा है वहां। आप लोग एक बार डायग्राम बना के देखो इसका, एक बार ना डायग्राम बना के देखो कि क्या पॉजिटिव होगा क्या निगेटिव होगा। तो आयुष जी चलो डायग्राम मैं भी बना लेता हूँ। एक रिफ्लेक्टिंग कॉन्वेक्स सरफेस बोला, ये देखो कॉन्वेक्स मैंने बना दिया। यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट, ये है सी,
ये है एफ, ये है पी। किसमें डेरिवेशन नहीं, देखो मैंने बताया ना ये सारे के लिए एप्लीकेबल है, तो फिर आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? फिर दोनों के लिए सेम आंसर आएगा क्या भाई? कॉन्केव के लिए भी फिर सेम आंसर आएगा क्या? हाँ, फिर से आपको ना उसमें साइन पुट करना है। हाँ, फिर से आपको आंसर में यहाँ पे पुट करना है विथ साइन, आप लोगों को हर चीज पुट करना है। तो देखो भाई, ऑब्जेक्ट इधर है, पोल इधर है, तो पीयूष जी ने हमें बताया था कि ऑब्जेक्ट से पोल की डायरेक्शन क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव। चलो भाई, अब फॉर्मूले में हमें लेना है सबसे पहले आर। आर कहां से कहां लेंगे हम लोग? पी से सी। तो भैया पोल से जब मैं सी की तरफ आऊंगा, ये तो पॉजिटिव है, बल्ले बल्ले, इसको मैं लिखूंगा पॉजिटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी हम कहां से मेजर करेंगे? पोल से। तो जब मैं पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करूंगा, जो कि 100 सेंटीमीटर है, माइनस, यहाँ पे माइनस। अब फॉर्मूले में पुट करो और देखना 1 मिनट में आंसर है। तो एक बार थोड़ी सी तकलीफ करके डायग्राम बना लेना, तो उससे ना ये प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होती है। आदत रखो इसको। समझ में आया ना? एक को प्लस लिया, एक को माइनस। अब तो बस वैल्यूज पुट करनी है, इसमें इतनी गड़बड़ क्यों? देखो 1.5 अपॉन वी माइनस 1/-100 इज इक्वल्स टू, अच्छा 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0.5। 0.5 अपॉन 20। अब देखो 1.5 अपॉन वी, देखो माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, लेकिन उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा, तो ये, अच्छा 0.5 अपॉन 20, 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2। 1/2, 2 नीचे आया और 20 पहले से, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1/40। ये इधर प्लस हो गया था, उधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? कितना? 40 और 100, इनका एलसीएम कितना हो सकता है? 200। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 200। इससे गया 5 बार, इससे गया 2 बार, इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन वी। ऊपर क्या बचा? 3। 1.5 से 3 कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2/100 यानी कि हो जाएगा 1/100। 1/v इज इक्वल्स टू 1/100, यानी v किसके इक्वल आ गया? लिख सकते हो। फिर 5 से 200 को काटना, वही आएगा 1/40। हाँ, दोनों तरीके से है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। लेकिन तो भैया इसमें वैल्यूज पुट करना, आपको मिल जाएगा इन द एंड v इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो देखो ये पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब इमेज कहां बन रही होगी? इस तरफ को बन रही होगी, क्योंकि यही डायरेक्शन तो पॉजिटिव होती है। रेडियस कितनी है इसकी? 20, और इमेज बन रही है 100 पे, मतलब यहां कहीं पे बन रही होगी इमेज। देखो 100 सेंटीमीटर, ये 20 है ना रेडियस, तो यहाँ कहीं पे बन रही होगी पक्का, है ना? तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आप लोग आप लोगों ने क्लास अटेंड की है, तो न्यूमेरिकल बनाने में देखना आप लोग को बहुत आसानी होगी। सबसे पहली चीज क्या देखोगे? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, उसके हिसाब से फॉर्मूला चूज करोगे। उसके बाद ना डायग्राम बना लेना एक बार, तो प्लस माइनस की मिस्टेक भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए जाइए फिर मजे कीजिए। अगली क्लास में इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आ जाना। ठीक है, चलो।